न्यूज़ीलैंड क्या कहीं भी जा रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जा रहे हो तो ये सिर्फ पैसों के लिए सोच के मत आना। का डिसीजन था एम्स को छोड़ के न्यूजीलैंड जाने का, वो वर्थ इट या नहीं है? ये तो सोचना मतलब ये लोगों को सबसे बड़ा मिथ है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। तो नहीं तो मैं नाइट नहीं करती। मैंने इंडिया से ही कसम खा के आई थी कि मैंने नाइट नहीं करती। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एम्स का अपना ही नाम है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना यहाँ पे एक नॉर्मल क्लीनर को भी मिल जाता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो काफी दिनों से मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर हमें फॉरेन जाना है। काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं कि सर किस तरीके से हम फॉरेन जा सकते हैं, कैसे क्या प्रोटोकॉल रहता है। तो उस सारी जो क्वेरीज को सोल्व करने के लिए आप सारे लोगों के सामने मैं जो फ्रेम के अंदर शख्स को आप देख रहे हैं उन्हीं से ही डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता हूं। और जो ऑलरेडी फॉरेन के अंदर काम कर रहे हैं काफी दिन से, तो वो आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है उनको वो सोल्व करेंगे। डायरेक्ट मैं जो शख्स को फ्रेम के अंदर देख रहा हूं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक छोटा सा आप अपना इंट्रो दे। हेलो एवरीवन। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आप मुझे नर्स इन डिलेमा के नाम से जानते होंगे इंस्टा पे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आई एम हर्षिता। आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन न्यूजीलैंड फॉर द पास्ट 2 years। सो अब मैं यहाँ पुरानी हो चुकी हूँ तो मुझे पता है क्या सही और क्या गलत। अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ। बिल्कुल। देखो, मैंने हर्षिता के साथ में एक एक डेढ़ साल पहले मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट लिया था, उसके अंदर काफी क्वेरीज मतलब कि सोल्व की थी हर्षिता ने। अब वापिस से दो चार और क्वेरीज आई है जिनको लेके मैं आप सारे लोगों के सामने बताता जाता हूँ धीरे धीरे और क्वेश्चन पूछता जाता हूँ हर्षिता से डायरेक्ट। तो हर्षिता, आप अभी फिलहाल न्यूजीलैंड के अंदर काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में काम कर रही हूँ। ओकलैंड के अंदर। और कितने साल हो गए आपको वहां पे? अराउंड 2 years। तो आप जैसे मतलब न्यूजीलैंड में जाने से पहले आप पहले कहाँ पे काम करते थे? मैं आपके साथ एम्स दिल्ली में ही काम करती थी, हम दोनों की बिल्कुल। ज्वाइनिंग तो साथ मतलब में कि की आपने थी। एम्स दिल्ली से और न्यूजीलैंड तक का सफर तय किया है। हाँ जी। तो मतलब क्या आपके दिमाग में है कि आपको इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मिला हुआ था एम्स, बट फिर भी आपको न्यूजीलैंड था कि भाई जाना है, या फिर आपका ड्रीम था या पैशन था, कुछ क्या था आपके माइंडसेट, क्या चल रहा था उस टाइम पे? नहीं, मेरा ऐसा कोई पहले से प्लान्ड नहीं था। नॉर्मली मेरे को एम्स में काम हो करते-करते आई थिंक 3 साल हो गए थे। तो मैं नॉर्मल जैसे लोग बाकी सब वीडियोज़ देखते हैं, मैं भी वैसी वीडियोज़ देखती थी कि बाहर कैसा है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ीलैंड मुझे ईज़ी पाथवे लगा था बाहर जाने के लिए, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए थी वो मेरे लिए मैं को वहाँ पे वो सब कुछ अवेलेबल था। बजट फ्रेंडली भी था, तो मैंने न्यूज़ीलैंड इसलिए ऑप्शन चूज़ किया था। तो आप इंडिया को मिस नहीं करते क्या? हाँ, बहुत खाने को स्पेशली। यहाँ खाने पे को। खाना बहुत तो वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली दिक्कत। हेल्थ केयर सेक्टर जो इंडिया का है और न्यूजीलैंड का है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है आपको? कि मतलब क्या ऐसी चीज है जो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छी है पर इंडिया के अंदर नहीं है, और जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी है बट न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है? अभी जैसे हम अगर एज अ एम्प्लॉई बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में किसी को कोई सैलरी मतलब 10-15 हज़ार भी ज़्यादा ही हो गए, ऐसा वाला सीन है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट पब्लिक आपको सब जगह बढ़िया सैलरी मिलती है। थोड़ा-सा अगर सैलरी की बात करें तो पब्लिक में थोड़ा-सा रेट और अच्छा मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट में भी सेम ही है। ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे एम्स की देख लो या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की देख लो तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है कि सबका पे इक्वल है, इतना कोई पे में डिफरेंस नहीं आता। एज़ अ पेशेंट ओके। देखें तो इंडिया का हेल्थ केयर अभी भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा बेटर है। ओके। तो मतलब ऐसा है कि जैसे अभी फिर मतलब मेजर डिफरेंस क्या है हेल्थ केयर सेक्टर में, मतलब इसको डिसाइड करके कि भाई पेमेंट वगैरह तो चल ठीक है, बट हुँ। वैसे क्या डिफरेंस है कि भाई क्या अच्छी चीज है न्यूजीलैंड के अंदर जो इंडिया के अंदर नहीं है? रिस्पेक्ट सबसे मेन ओके। पॉइंट। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एम्स का अपना ही नाम है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना यहाँ पे एक नॉर्मल क्लीनर को भी मिल जाता है। बाकी तो छोड़ो, ओके। यहाँ तो पे मतलब सब कि इक्वल है, हिराकी ऐसा में, नहीं है। ओके, तो मतलब कि डॉक्टर का और जो नर्सिंग स्टाफ का या फिर जो और नीचे का जितने भी लोग हैं ग्रुप डी या सी के जितने भी है, तो मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है? सबको इक्वल है ऐसा। जैसे हम स्पेशली अगर देखें तो ब्रेक रूम होता है। यहाँ पे डॉक्टर भी वहीं पे खाना खा रहा है, नर्स भी वहीं पे खाना खा रही है, कोई और स्टाफ है तो वो भी वहीं पे ब्रेक ले रहा है साथ में। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई एरिया होगा। तो ये ओके। तो इक्वालिटी होती है ना, वो है। तो मतलब आप ऐसे मतलब कि क्या लगता है कि जो इंडिया के अंदर ये चीज होनी चाहिए? ये तो होना ही चाहिए। ऊपर से इंडिया में नर्सेस को इतना डिग्रेड करके रखते हैं।
डॉक्टर्स इतने रूड हैं, उन्हें लगता नहीं है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे को अपना बॉस मानते हैं, पर रियलिटी में तो हम उनके कलीग हुए ना। यहाँ पे ये सिस्टम है कि हम उनके, वो हमारे बॉस नहीं है, हम उनके कलीग हैं। तो न्यूजीलैंड के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों होते होंगे, तो यस। उसमें जो सैलरी का डिफरेंस है वो इक्वल है या मतलब कैसे क्या है वहां का? पीनल रेट्स यहाँ पे आपको पब्लिक हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। पीनल रेट्स मतलब जब आप वीकेंड पे काम कर रहे हो, आप पब्लिक हॉलिडे पे काम कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे हो, तब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना पब्लिक हॉस्पिटल में मिलेगा। नॉर्मल जो पे रेट है वो सब जगह सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लोग जो वहां के नर्सिंग करते हैं वो मेजरली किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को या गवर्नमेंट सेक्टर को? ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ पे स्पेशलिटी चूज़ करते हैं लोग कि किसमें, किस एरिया में आपको काम करना है। जैसे अगर किसी को पीड्स पसंद है तो पीड्स वाला देखेगा, किसी को इमरजेंसी सेटिंग पसंद है तो वो वहाँ जाएगा, आईसीयू है तो आईसीयू। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पब्लिक या प्राइवेट देखेंगे। मोस्टली वैसे भी लोग पब्लिक ही प्रेफ़र करते हैं क्योंकि प्राइवेट में वो एकदम से फ्रेशर को रखते भी नहीं है। प्राइवेट तो आप समझो ना कि हाई प्रोफाइल लोग ही जा रहे होंगे वहाँ, ये भी सीन है। ओके। ओके, तो मतलब वर्कलोड कितना है न्यूजीलैंड के अंदर भी फिलहाल? एम्स के कंपैरिज़न में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मत मानो कि वर्कलोड नहीं है तो, मतलब पेशेंट रेशियो अच्छा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। एस स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ सकते। और हाँ, इंडिया में तो अभी भी पेपर वर्क चल रहा है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर आप कुछ भी करते हो वो सेव है, फिर आप उसे एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है कि यार कोई भी चीजें अपन को परफेक्शन तरीके से करनी है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे छोटी-छोटी डॉक्यूमेंटेशन। चीज़ों के लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं। तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर कभी आता हो आपके साथ में, जैसे आप काम करते हो कि यार कभी हिंदी कभी इंग्लिश, कभी ऐसे आपको कोई इंडियन पेशेंट मिला हो आपको न्यूजीलैंड के अंदर? मैं तो ऑकलैंड में हूँ, यहाँ पे तो बहुत इंडियंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे। और लैंग्वेज बैरियर ऐसा नहीं होता, कभी-कभी आपको ये हो सकता है कि आप उनको आपका एक्सेंट समझना है, क्योंकि हमारे इंडियंस का अपना एक्सेंट होता है। अगर हम इंग्लिश भी बोल रहे हैं तो हमारा वो वाला एक्सेंट नहीं आता जो वो बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा उनको डिफरेंट हमें दिक्कत आ सकती है। शुरू-शुरू में तो बहुत आती है, क्योंकि कीवी एक्सेंट समझना इतना ईज़ी नहीं है। ऑज़ी एक्सेंट तो और भी मुश्किल है। तो शुरू में थोड़ा-सा होता है, लेकिन फिर आप यूज़्ड टू हो जाते हो। कभी आपने न्यूजीलैंड के अंदर रेसिज्म फील किया किसी भी बेसिस के ऊपर कि यार हम इंडियन हैं, या काफी जैसे और कंट्रीज के अंदर ऐसे मैंने सुनते हैं बहुत सारे लोगों के रेसिज्म होता है इंडियंस के साथ में, बट आपने कभी ऐसा फील किया हो कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत? मैंने पर्सनली फ़ील नहीं किया, लेकिन अभी आप जैसे न्यूज़ में देखते ही हो, यहाँ पे रैलीज़ वगैरह निकलती रहती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वो ऐसा मेजर कुछ ऐसा नहीं है। तो पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा वैसे। जैसे अब आप फिलहाल जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं मतलब, तो हुँ। क्या आपकी मतलब शिफ्टिंग ड्यूटीज रहती है, मतलब किस हिसाब से रहता है, कितने घंटे की होती है मैं मतलब? मैं एजेंसी में भी काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्राइमरी केयर भी होता है, एज केयर होता है और हॉस्पिटल सेटिंग होती है। प्राइमरी केयर जैसे हमारा नॉर्मल नॉर्मल हम क्लिनिक्स में जाते हैं, वैसे वाला। एज केयर जैसे ओल्ड एज होम वो होता पैलेटिव है। केयर जो होती है? पैलिएटिव नहीं कहेंगे वो, मतलब उन्हें कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस वो बुड्ढे हो रहे हैं, ये मान लो। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत एजेड है। 80-90 इयर्स आपको नॉर्मली बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, तो वो अपने ओल्ड एज होम में रहते हैं। वहाँ पे 24/7 नर्स और बाकी स्टाफ अवेलेबल होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो अभी आपकी फिलहाल आप कितने घंटे की मतलब शिफ्ट करते हैं जनरली, जो आपके हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल जहाँ पे आप काम करते हैं, तो उसके अंदर हुँ। शिफ्टिंग की क्या रहती है, मतलब कितने घंटे तक आप काम कर सकते हैं और छुट्टियां कितनी मिलती है? मैं तो बहुत काम करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो इसी वैसे नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 8 आवर्स की शिफ्ट भी अवेलेबल है, 12 आवर्स की भी है, 5-6 आवर्स की भी होती है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसमें प्रॉपरली वो मेंशन करते हैं कि हम कैसी शिफ्ट आपको देंगे। रोटेशनल शिफ्ट है, फिक्स शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट ही है। तो उसमें आपको पहले ही क्लियर होता है कि आपका जो रोस्टर है वो कैसे रहने वाला है। अब मेरी बात करें तो मैं नाइट नहीं करती। मैंने इंडिया से ही कसम खा के आई थी कि मैंने नाइट नहीं करनी। नाइट में अच्छा, हालाँकि काम कम है और पे रेट अच्छा मिलता है। मतलब $4-5 एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है अपनी नींद के। पर लोग करते हैं। तो ऐसे बाकी 1 मंथ का हमें वैसी एनुअल लीव्स मिलती हैं 1 साल की। पब्लिक हॉलिडे पे करो तो आपको 1.5 एक्स्ट्रा मिलता है अपना पे रेट से। वीकेंड पे करो तो उसपे भी 1.5 मिल जाता है कहीं-कहीं पे 1.35 मिलता है।
तो डिपेंड करता है। अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो आप कोशिश करो कि आप पब्लिक हॉलिडे और वीकेंड्स पे ज़्यादा काम करो, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी इनकम आपके हाथ में है। जितना काम करोगे उतने पैसे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना मिथ है कि एक क्या? बार मैं अगर भाई न्यूजीलैंड गया या बाहर कोई कंट्री के अंदर गया तो मैं करोड़पति बन के आऊंगा 4-5 साल में, या लखपति, जो भी वाट एवर जो उनके माइंडसेट होते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं वहां पे। तो क्या सीन है, मतलब क्या उन्हें ही है इसका समझने और की कितना कोशिश, खर्चा है? मतलब समझो कि तुम कमा रहे हो तो तुम खर्च भी तो करोगे। तुम रुपए में नहीं सोच सकते ना, तुम जिस कंट्री में रह रहे हो उसकी करेंसी में सोचो। तुम्हारा रेंट भी जाएगा उतने में ही, तुम्हारी ग्रोसरी भी आएगी। तो अगर कमा रहे हो तो खर्च भी उतना कर रहे हो। अब कुछ तो चीजें आप मुझे नहीं अगर कंट्रोल कर सकते ना। तो मुझे अगर न्यूजीलैंड में जाके कार लेनी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे गाड़ी लेने में? देखो, इंडिया में कार लेना बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे एक भिखारी के पास भी कार मिल जाएगी। कार लेना है सबसे आसान काम है। तो जो लोग फोटोज देख लेते हैं ना कि इसने ये गाड़ी ले ली, वो सब झूठ है। सब ईएमआई पे। मैं आज अभी अभी जाके कोई सी भी कार लेके आ सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कार लेना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। कोई सी भी कार ले ओके। लो आप, और आराम घर से लेना ले हो तो? लोगे। घर लेने में आपको 2-4 साल लगेंगे, लेकिन आप घर भी आराम से ले लोगे। घर लेना भी बड़ी वो नहीं है, क्योंकि सब लोन पे मिलता है। इतना कुछ वो बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में हो सकती है, क्योंकि इंडिया में हमारी बहुत अलग चीज है। यहाँ पे सबके पास है। मतलब अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के पास अपनी कार है। हाँ, तो हर्षिता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो पे आउट क्या रहता है न्यूजीलैंड के अंदर, कि अगर आप एज नर्सिंग ऑफिसर वहां पे काम करते हैं या फिर जो भी नर्सिंग स्टाफ के तौर पे, तो वहां पे कैसे क्या पैसे मिलते हैं, और क्या लगता है कि आखिरी महीने में जो पूरी सैलरी मिली है उसके बाद में कितना क्या बचता है, कितनी तक की सेविंग हो सकती है? यहाँ पे सैलरी फोर्टनाइटली आती है, मतलब 2 वीक्स की आती है। रेंट वीकली जाता है। ग्रोसरी आप वीकली लाओ या फिर 2 हफ्ते की लाओ, आपकी मर्जी है। कार का भी आप अपने आप ही देखोगे यहाँ। तो आप ये सोचो कि आपकी सैलरी में सेविंग कितना है, वो आपके खर्चों पर डिपेंड करेगा। अब मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूँ, अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। मैं यहाँ पे 40 आवर्स भी पूरा काम नहीं करती। 40 आवर्स यहाँ पे फुल टाइम मानते हैं। वीकली 40 आवर्स, यानी कि 5 दिन मैंने 8-8 घंटे की शिफ्ट भी मैं पूरी नहीं करती। फिर भी मेरी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, सारा रेंट वगैरह देने के बाद। दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है उनका जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। अगर कोई फ्रेशर आ रहा है उसके लिए बात ठीक है, लेकिन कोई मोस्टली जो लोग आ रहे हैं मेरे साथ, मतलब जो लोग आए थे, 8 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, क्या फायदा उनका? मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था। मैक्सिमम आपको यहाँ पे स्टेप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सैलरी होती है। स्टेप, अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो स्टेप 1, तो ऐसे करके बढ़ती है। स्टेप 6 तक मैक्सिमम आपको देंगे, चाहे आपका 12 साल का हो, 10 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैक्सिमम आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सैलरी वही मिलेगी। तो जो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, मुझे नहीं लगता उसकी नीड है। तुम्हें पैसे तो उतने मिलने नहीं है। या आप आते सोचो कि आपको चार्ज नर्स बना देंगे, कि क्या कोई हायर पोजीशन देंगे सीनियर वाली? आपको आरएन से ही शुरू करना पड़ता है। ओके। तो ये तो सोचना, मतलब ये लोगों को सबसे बड़ा मिथ है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे इतनी ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। ज्यादा अमीर ना बनने वाले वहां पे जाके? इनिशियली तो नहीं बन सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। पर हाँ, आप सोचो कि अब जैसे इंडिया में कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो उसे आंख बंद करके आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट वाले थोड़ा सोच कर रहे हैं। पैसों के लिए अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सोच कर रहे हैं। और AQI के लिए आए तो? तो भाई आ ही जाओ। यहाँ का वेदर कह लो, आप नेचर कह लो, मतलब आईफोन फेल है, कोई भी फोन कह लो वो फेल है। इतनी ब्यूटी है आंखों से देखने में, वो फोन में बात ही नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो भी बच्चे नर्सिंग करके या फिर न्यूजीलैंड आना चाह रहे हैं, या मतलब कि आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उनके लिए टॉप 3 टिप्स क्या देंगे? पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। यहाँ पे ड्राइविंग आना मस्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रिलायबल नहीं है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब ये नीड है। खाना बनाना सीख कर आओ। ये सारे काम मैंने नहीं किए थे तो मुझे पता है। खाना बनाना आना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑप्शंस हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी, तो अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो बेटर है। बाकी एज RN आ रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा अपना टाइपिंग स्पीड, थोड़ा नेट से थोड़ा फेमिलियर होके आना, सिस्टम्स वगैरह कैसे यूज करते हैं। क्योंकि तुम्हें कोई भी ऐसे मतलब बेसिक से नहीं स्टार्ट करवाएगा, थोड़ा तो तुम्हें आना चाहिए। बस यही है, MS वर्ड वगैरह, थोड़ा सा ईमेल वगैरह करना सीख कर आना, वरना बहुत दिक्कत तो आएगी।
अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन और इसके अंदर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो आपका डिसीजन था एम्स को छोड़ के न्यूजीलैंड जाने का, वो वर्थ इट या नहीं है? शुरू के साल 1 साल तो मेरे को बिल्कुल लगा था कि मैंने गलती ही कर दी आके, क्योंकि जब मैं आई मतलब 2 साल मेरे ऐसे गए हैं कि जितना गलत हो सकता था उतना सब हुआ है। जो उल्टा हो सकता है वो सारा हुआ। पर अभी लग रहा है कि ठीक है, अब थोड़ा-थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं। असल में मेरे को स्टडीज़ के लिए आना था, तो अभी मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू चल रही है इसलिए मैं खुश हूँ, वरना मैं ऐसे ही था। नहीं, बट फिर भी मतलब एज ए इंडिविजुअल अगर अपन देखते हैं तो वो चीज मतलब कि कितनी वर्थ इट रहती है, मतलब वो तो ठीक है, मतलब भाई कोई आना चाहिए या फिर आने के प्लान कर रहे हैं तो मतलब, तो क्या सोच कर आए न्यूजीलैंड के अंदर? न्यूज़ीलैंड क्या कहीं भी जा रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जा रहे हो तो ये सिर्फ़ पैसों के लिए सोच के मत आना। पैसा ठीक है बहुत ज़्यादा अभी नहीं मतलब अच्छा पैसा है, पर सिर्फ़ पैसे की वज़ह से मत आना। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एम्स में तो करो ना करो रखेंगे ही ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करोगे तो टाटा बाय-बाय हो जाएगा। थोड़ा-सा सोच कर आओ जो भी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आ रहा है, मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और मैं प्रॉपर रिज़ाइन देकर आई थी, जो लोग मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपने क्या तिकड़म लगाया था? पहले बता दूँ। न्यूज़ीलैंड या कोई भी कंट्री में आप एज़ अ आरएन के आगे भी सोचना शुरू कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन्हें बेड साइड नहीं करना उनके लिए तो बहुत ही सारे ऑप्शन हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोग, जिन्हें बेड साइड नहीं पसंद। आप नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, नर्स प्रिस्क्राइबर बन सकते हो, नर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल नर्स एजुकेटर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं वही कर रही हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं आगे बताऊँगी कि मैं बन गई कि नहीं बनी। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। जो भी आपको डाउट लगे फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं हर्षिता से, कि जो भी आपकी क्वेरी हो न्यूजीलैंड से रिलेटेड वो सारी चीजें आपका रिप्लाई कर देंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।